हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम वरुण है और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एंड मेरे ऑफिशियल ऐप द स्टडी बाय वरुण पे स्वागत है। आज के इस सीरीज में हम लोग एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी को कवर करेंगे, जिसमें हम एनसीईआरटी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मुद्रा और बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग को लेकर के आए हैं। देखिए, एनसीईआरटी का जो सीरीज है ना, ये जितने भी एग्जामिनेशन है, बेसिकली मेरा जो अभी फोकस एग्जामिनेशन है वो है बीपीएससी टीआरई 4 का। टीआरई 4 में बेसिकली ये टीजीटी 6 to 8, 9th 10th और पीजीटी 11th 12th में जो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स विषय से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको मेन फोकस करके मैं ये सीरीज लेकर के आया हूं। हमारे ऐप पे, हमारे ऑफिशियल ऐप द स्टडी बाय वरुण पे जीएस के चारों सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी, इनका इंडिविजुअल सीरीज लेकर के हम लोग आएंगे। और जिसमें पहला सीरीज इकोनॉमिक्स है, जिसे मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, जिसे हम इस डेमो वीडियो में देखेंगे। देखिए, बेसिकली देखा जाए तो ये जो जीएस का जो मेन आधार है, वो आधार एनसीईआरटी है। आप देखते हैं कि आयोग जब भी कोई क्वेश्चन का आपसे चैलेंज करने की बात करता है, तो वो कहता है कि भाई आप एनसीईआरटी प्रूफ दीजिए, अर्थात जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, वो सभी के सभी जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी से लिए जाते हैं, तब तो एनसीईआरटी का प्रूफ मांगा जाता है। इसलिए एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन के लिए। और हमारे द्वारा, हमारे टीम के द्वारा जो एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी, वो बहुत ही बेहतर तरीके से एक प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में पढ़ाया जाएगा। हम सिर्फ किताब को रीड करने में विश्वास नहीं रखते हैं, और नहीं वो सही तरीका है पढ़ने में, क्योंकि किताब को पढ़ने का जो रीड करने का तरीका है वो बेसिकली 9th 10th के बच्चों के लिए, वो आपके लिए नहीं है। आपको हर टॉपिक के हर कंसेप्ट को क्लियर करके पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ ये देखना पड़ेगा कि उस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, जो कंटेंट ऑलरेडी एनसीईआरटी ने अपने बुक में दे रखा है। चलिए हम आज शुरू करते हैं अपने इस डेमो वीडियो का। पहला जो टॉपिक है, वो पहला हमारा टॉपिक है मुद्रा और बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग में बेसिकली हमें दो तीन चीजों को इसमें देखना है। पहला हमें देखना है कि मुद्रा होता क्या है, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि बैंकिंग सिस्टम कैसे मुद्रा को नियंत्रित तथा संचालित करती है, और बैंकिंग सिस्टम का हमारे अर्थव्यवस्था में कितनी अधिक इंपॉर्टेंस है। इस टॉपिक में हमें जो बेसिकली पढ़ना है, उसमें पहला पढ़ना है कि मुद्रा का कार्य क्या है, फंक्शन ऑफ मनी, मुद्रा का क्या कार्य है। खास करके हमारा जो ये सीरीज है बाइलिंगुअल रहेगा, इसलिए जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उन्हें भी बहुत दिक्कत नहीं होगी। इसमें जो ऑलरेडी लगा हुआ है पीडीएफ, वो हिंदी में रहेगा, बट हमारा जो है ना वो बाइलिंगुअल चलते रहता है, इसलिए आप दोनों मीडियम वाले इसमें कंफर्ट होकर के पढ़ सकते हैं। तो पहले हमें क्या पढ़ना है, मुद्रा का कार्य, फंक्शन ऑफ मनी। दूसरा, मुद्रा की मांग और मुद्रा की आपूर्ति, सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। तीसरा हमें इसमें पढ़ना है बैंकिंग व्यवस्था तथा साख सृजन, जो बैंकिंग सिस्टम है और जो क्रेडिट है, इसके बारे में पढ़ना है। चौथा हमें इसमें पढ़ना है मुद्रा पूर्ति के नियंत्रण के नीतिगत उपकरण, मतलब हाउ टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन इकोनॉमी, मुद्रा पूर्ति को कैसे नियंत्रित करेंगे, जिसमें हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पूरे मौद्रिक नीति के कंसेप्ट को, जिसमें सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ, एमसीएलआर, इन सारे कंसेप्ट को पढ़ेंगे। अर्थात हम फंक्शन ऑफ आरबीआई को भी इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट, पांचवा है मुद्रा की पूर्ति विभिन्न उपाय, मुद्रा की पूर्ति कैसे कैसे विभिन्न माध्यम से किया जाता है। और छठा इसमें हमने पढ़ना है विमुद्रीकरण, डीमोनेटाइजेशन, जो बेसिकली 2016 में रिसेंटली किया गया, उसके बारे में हमें इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेना है। तो हमारे ये टॉपिक का मूल सारांश है, मूल पॉइंट है, जिसे हमें इसमें कवर करना है। चलिए हम शुरू करते हैं कि मुद्रा के कार्य क्या है। देखिए, मुद्रा के कार्य से पहले ये तो जान लीजिए कि मुद्रा होता क्या, व्हाट इज मनी, मनी क्या है। देखिए, एक सिंपल सा तरीका है। मुद्रा जो है एक विनिमय का, गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु तथा सेवा के आदान प्रदान का एक माध्यम है। पहले हम समझ लेते हैं, फिर इस पॉइंट पे चलेंगे। तो मनी क्या है, मनी जो है, मनी एक प्रकार का एक्सचेंज करने का, किसको एक्सचेंज करने का, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु तथा सेवा के आदान प्रदान, या उसी को वस्तु तथा सेवा का विनिमय कहते हैं। वस्तु तथा सेवा के विनिमय का जो माध्यम है
उसे मुद्रा कहते हैं। कहेंगे भाई विनिमय का माध्यम क्यों है, क्यों हम मुद्रा को विनिमय का माध्यम मानते हैं? देखिए इसका कुछ कारण है। जैसे मान लिया जाए कोई एक परिवार है, उसमें 5 सदस्य हैं। अगर उन 5 सदस्य में ही मुद्रा का विनिमय आदान प्रदान करना है तो वहां वस्तु तथा सेवा का आदान प्रदान करना है तो वहां मुद्रा की कोई खास जरूरत नहीं है। जैसे मान लिया जाए 5 लोग हैं, उसमें एक को गेहूं चाहिए, दूसरे को भी चावल चाहिए, तो वो क्या करेगा, जिसको गेहूं चाहिए वो क्या करेगा, गेहूं लेकर के अगले को चावल दे देगा, जिसको चावल चाहिए वो अगले को गेहूं दे करके वो चावल ले लेगा। जैसे मान लिया जाए यहां पर X और Y 2 व्यक्ति है, इसको चाहिए गेहूं, इसको चाहिए गेहूं और इसको क्या चाहिए, चावल। इसके पास है क्या, इसके पास मान लेते हैं चावल है और इसके पास क्या है, इसके पास जो है वो गेहूं है। ठीक है, अर्थात यहां पे साफ साफ है कि ये क्या कर सकता है, इसके पास गेहूं है तो ये इसको गेहूं दे देगा, ये इसको क्या दे देगा, गेहूं दे देगा, और इसके पास चावल है तो ये इसको चावल दे देगा। अब इसको जरूरत किस चीज का था, गेहूं का, इसको जरूरत किस चीज का था, चावल का, दोनों का पूरा हो गया जरूरत। तो ये कब होगा, जब वहां पर इकोनॉमिक एजेंट जो आर्थिक लोग हैं या आर्थिक प्रक्रिया में जो संलग्न लोग हैं उनकी संख्या जब कम होगी तभी ऐसा कर सकते हैं, जिसे हम बार्टरिंग सिस्टम कहते हैं। जिसे हम कौन सा सिस्टम कहते हैं, बार्टरिंग सिस्टम कहते हैं, जिसमें वस्तु से वस्तु का विनिमय किया जाता है। लेकिन इकोनॉमी इतनी बड़ी चैप्टर हो चुकी है कि जिसमें वस्तु से वस्तु का विनिमय करना संभव अब के समय में नहीं रह गया है, जिसके लिए हम एक कॉमन मीडियम ढूंढते हैं, हम एक बीच का रास्ता निकालते हैं, और वही बीच का रास्ता क्या है, मनी है, जो वस्तु तथा सेवा के आदान प्रदान में सहायक कार्य करता है। जैसे इसी पे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल इसी टाइप का ले लेते हैं, फिर तो बुक का एग्जांपल हम लोग देखेंगे ही। मान लो X है, Y है, और भी बहुत सारे लोग हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, Z है, M है, N है, P है, Q है, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, X के पास है गेहूं, X के पास है गेहूं, ठीक है, और Y के पास है चावल, और Y के पास क्या है, चावल है, Y के पास चावल है। X को चाहिए कपड़ा, X को क्या चाहिए, कपड़ा। Y को क्या चाहिए, Y को चाहिए दवा, Y को चाहिए दवा। अब कैसे होगा, अब तो संभव ही नहीं है। यहां पे इतने लोग हैं कि अब ये जो बेचारा Y है ये किससे पूछता चलेगा कि किसको चावल चाहिए और हमें क्या चाहिए, हमें दवा चाहिए, ये संभव नहीं है। तब यहां पर किसका माध्यम का उपयोग किया गया, तब यहां पे माध्यम उपयोग किया गया मनी का। अब यहां पर एक एजेंट है, अब यहां पे एक एजेंट है जो क्या करेगा, इससे गेहूं खरीदेगा, इससे गेहूं खरीदेगा, इससे चावल खरीदेगा, और इससे क्या खरीदेगा, गेहूं खरीदेगा, और इस गेहूं के बदले में और इस चावल के बदले में ये एजेंट इसको क्या देगा, पैसा, मुद्रा देगा, और इसको भी क्या देगा, ये पैसा, और उस पैसा को लेकर के X और Y बाजार में जाएगा, और बाजार में जाकर के अपनी जो रिक्वायरमेंट है, इनको जरूरत है, उस चीजों को आसानी से खरीद सकते हैं। इसीलिए जब एजेंटों की संख्या, इकोनॉमिक एजेंटों की संख्या बढ़ती है, लोगों की संख्या बढ़ती है, जहां पे विनिमय प्रक्रिया होती है, तो वहां पे एक माध्यम के रूप में जो कार्य करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग मुद्रा कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मुद्रा क्या है, तो मुद्रा विनिमय का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसके द्वारा एक इकोनॉमी में जो इतनी बड़ी मांग और आपूर्ति हो रही है, उस आपूर्ति की प्रक्रिया में आदान प्रदान के लिए एक बहुत ही सहायक कार्य करता है। दूसरी चीज, मुद्रा का जो परिवर्तन है, जो आदान प्रदान है, बहुत आसान होता है, इसलिए हम इसका आदान प्रदान विनिमय की प्रक्रिया में उपयोग करते हैं। जैसे ये जो एजेंट है, मान लिया एक एजेंट, इसका नाम है राम, इस एजेंट का क्या नाम है, राम। राम इसको नोट दिया, जिसको आसानी से कहीं भी हम दे करके कुछ भी ले सकते हैं। वही अगर राम इसे नोट के बदले लकड़ी दे देता
तो क्या वो संभव होता? कतई संभव नहीं होता। फिर इसको लकड़ी बेचना पड़ता। इसीलिए एक कॉमन मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता है, चाहे वो नोट हो चाहे वो सिक्का हो, जिससे सारे वस्तु तथा सेवा का जो विनिमय प्रक्रिया उसे पूरा किया जा सकता है। और उसी नोट और उसी सिक्का को सामान्यतः हम क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा एनसीईआरटी के एक बुक पे। ठीक है, इस एग्जांपल को करते हैं खत्म। अब थोड़ा बुक को हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें कहता है। लेकिन कंसेप्ट अंतोगत्वा जो मैंने बताया है वो वही कंसेप्ट इसमें उपयोग किया जाता है। पहला कहता है कि मुद्रा विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम है। सर्वमान्य माध्यम क्यों है? थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। सर्वमान्य माध्यम क्यों है? क्योंकि इसे आसानी से कोई भी स्वीकार कर लेता है, इसलिए मुद्रा विनिमय का सर्वमान्य माध्यम है। ऐसी अर्थव्यवस्था जो व्यक्ति विशेष से बनी हो, उसमें वस्तुओं का कोई विनिमय नहीं हो सकता और इसीलिए वहां मुद्रा की कोई भूमिका नहीं होती है। देखिए, ऐसा कोई जगह हो जहां व्यक्ति विशेष हो, कुछ लोग हो, जिसमें आदान प्रदान होता है, व्यक्ति विशेष आदान प्रदान होता है, वहां मुद्रा की कोई जरूरत नहीं है। आज भी कहीं कहीं पे ट्राइबल क्षेत्र में, जो आदिवासी क्षेत्र है, वहां पर आज भी वाटरिंग सिस्टम का यूज होता है। मतलब वहां पे वस्तु का विनिमय होता है, वहां वस्तु का किसी और माध्यम में विनिमय नहीं होता। लेकिन एक से ज्यादा व्यक्ति होने पर भी अगर वे बाजार के समव्यवहार में भाग नहीं लेते हैं, जैसे किसी टापू पर कोई एक परिवार रहता हो, तो वहां मुद्रा का कोई कार्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक ही परिवार है, वो आपस में वस्तु का विनिमय कर लेता है। किंतु जैसे ही एक से अधिक आर्थिक एजेंट बाजार के माध्यम में समव्यवहार शुरू करते हैं, मुद्रा विनिमय को सुविधाजनक बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन बन जाती है। जैसे ही एक से अधिक लोग आएंगे, एक से अधिक जगह के लोग आएंगे, एक से अधिक रिक्वायरमेंट होगी, तब वहां पर आपको विनिमय प्रक्रिया को सुलभ बनाने का काम कौन करता है? फिर मुद्रा करता है। इसलिए कहा गया है कि मुद्रा क्या है? मुद्रा विनिमय का सर्वमान्य माध्यम है, इससे अधिक मान्य माध्यम कोई नहीं है। मुद्रा के माध्यम के बिना आर्थिक विनिमय को वस्तु विनिमय कहा जाता है, जिसे हम वाटरिंग सिस्टम भी कहते हैं। यद्यपि वे आवश्यकता के उभय संयोग की असंभाव्यता को अनुमानित करता है। अब देखिए, वाटरिंग सिस्टम में क्या है कि आपको संभावना देखना पड़ेगा कि आपके पास जो वस्तु लेके आ रहा है, क्या उसे उसी चीज की जरूरत है जो आपके पास है। जैसे मान लिया जाए, मैं किसी के पास गया, मुझे चाहिए दवा, और मैं उनके पास गया कि आपके पास दवा है तो आप मुझे दे दीजिए, मेरे पास कपड़ा है। तो क्या यह संभावना है कि मैं जिसके पास गया उसके पास दवा हो सकता है दवा ना हो, लेकिन उसको कपड़ा की जरूरत हो, तो वो मेरे से कपड़ा तो ले नहीं सकता, क्योंकि मैं कपड़ा देकर के दवा लूंगा। और यह संभावना को मैच कराना एक बड़ी अर्थव्यवस्था में बहुत कठिन हो गया कि भाई हमारे पास जो है वो अगले की भी जरूरत हो और अगले के पास जो है वो हमारी जरूरत हो। यह मैच कराना इतना कठिन कार्य हो गया, जिसके लिए अंतोगत्वा मुद्रा का निर्माण किया गया। उदाहरण अर्थात मान लीजिए एक व्यक्ति के पास चावल का अधिशेष है, जिसके बदले में वो वस्त्र विनिमय करना चाहता है, या बहुत भाग्यशाली नहीं है तो उसे ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसकी मांग ठीक उसके विपरीत हो, जो कि मैंने एग्जांपल दिया कि मैं जिसके पास गया, मेरी मांग है दवा, मेरे पास है कपड़ा, मैं जिसके पास गया वो व्यक्ति का मांग हो वस्त्र और उसके पास दवा हो, यह संभावना को मैच करना बहुत ही कठिन है। इसलिए मुद्रा का उपयोग किया गया है। आगे कहता है, यद्यपि मुद्रा की मुख्य भूमिका विनिमय को सुगम बनाना है, किंतु यह अन्य उद्देश्यों की पूर्ति में भी सहायक होता है। आधुनिक अर्थशास्त्र में मुद्रा के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य हैं। देखिए, एक तो विनिमय के लिए बहुत आसान हो गया, बहुत आसान कि भाई पैसा आपके पास है, 10 का नोट है, कलम लेना है, 2 रुपए कलम है, 10 का नोट दिए, 5 कलम ले लिए। आप हो सकता है 10 रुपए चावल बेच करके लाए हो, आधा केजी चावल बेच करके लाए हो। अब वही आधा केजी चावल लेकर के अगर आप आते कलम वाले के पास में, किताब के स्टेशनरी दुकान में, तो आपसे हो सकता है चावल नहीं लेता, हो सकता है उसके घर में ऑलरेडी पहले से पड़ा हो चावल, कहता नहीं हमें चावल की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे पहले के समय में गांव में जो बाजार लगता था, या आप लोग को याद होगा कि बचपन में हम लोग के गांव में जो आइसक्रीम और बर्फ बेचने वाले आते थे, साथ में गर्मी के दिनों में तरबूज बेचने वाले लोग जो आते थे,
फल बेचने वाले लोग जो आते थे वो क्या करते थे, वो अनाज लेते थे। वो क्या करते थे, अनाज लेते थे। तो हम उन्हें अनाज देते थे, उसके बदले में वो हमें फल देते थे। उसी को कहा जाता है वस्तु विनिमय। उसको क्या कहा गया, वस्तु विनिमय। लेकिन वो लोग भी क्या करते थे, उस अनाज को अंतोगत्वा ले जाकर के मुद्रा में कन्वर्ट करते थे, या फिर जितनी जरूरत हुई उतनी रख लेते थे, और जो उनके जरूरत से अधिक अनाज है उसको लोग मुद्रा विनिमय में कन्वर्ट कर देते थे, अर्थात किसी से अनाज बेच करके और उनसे वो पैसा ले लेते थे। लेकिन हम लोग जो एक्सचेंज करते थे, विनिमय करते थे, उसी को वस्तु विनिमय प्रक्रिया कहा गया, जो धीरे धीरे जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ी वो प्रक्रिया धीरे धीरे विलुप्त होती गई, और वर्तमान में जो विनिमय प्रक्रिया है वो पूर्णतः मुद्रा के ऊपर निर्भर हो गया है। तो कहता है कि मुद्रा का कार्य सिर्फ विनिमय करना नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य हैं। तो क्या कार्य हैं, तो एक समान रूप से समझिए। आपके पास 10 क्विंटल चावल है, ठीक है, आपने वस्तु विनिमय कर लिया। आपके पास कितना चावल है, आपके पास 10 क्विंटल चावल है, ठीक है, ये आपके पास है। आपको 5 क्विंटल चाहिए गेहूं, 5 क्विंटल क्या चाहिए, गेहूं, ठीक है। मान लो ये आप है राम, गेहूं जिसके पास है उसका नाम है मोहन, ठीक है। अब आप इसे क्या किए, आपने बात किया कि भाई तुम मुझे 5 क्विंटल गेहूं दे दो, जिसके बदले हम तुम्हें 6 क्विंटल, सॉरी, तुम मुझे 5 क्विंटल गेहूं दे दो, जिसके बदले हम तुम्हें 6 क्विंटल क्या देंगे, चावल देंगे। तो राम के पास चावल है, मोहन के पास गेहूं है। राम ने कहा कि भाई हम तुमको 6 क्विंटल चावल दे रहे हैं, तुम उसके बदले 5 क्विंटल गेहूं दे दो। हो गया, चलिए, ये मोहन के पास भी यहां से 6 क्विंटल चावल आ गया, मोहन की भी रिक्वायरमेंट फुल। राम के पास से 6 क्विंटल चावल मोहन के पास आकर के, मोहन के पास से 5 क्विंटल जो है वो गेहूं किसके पास चला गया, राम के पास चला गया। राम को भी फुल हो गया, रिक्वायरमेंट पूरा। लेकिन राम के पास अभी भी 4 क्विंटल एक्स्ट्रा चावल पड़ा हुआ है, जिसे राम मुद्रा के रूप में संचित करना चाहता है, बचा के रखना चाहता है भविष्य के लिए, कि भाई 2-4-10 साल के बाद हमें हो सकता है जरूरत पड़ेगी तो हम पुनः फिर से आदान प्रदान करेंगे। लेकिन क्या यह संभव है कि 10 वर्ष तक राम के पास जो चावल वर्तमान में 4 क्विंटल है वो रह जाएगा? नहीं रहेगा। हो सकता है उसमें कीड़ा लग जाए, हो सकता है उसको रखने में बहुत अधिक क्या हो जाए, जगह का उपयोग हो जाए, रखने में बहुत अधिक खर्च हो जाए, डैमेज की चांसेस अधिक है। तो ऐसे केस में अंतोगत्वा राम को अपने 4 क्विंटल चावल को बेचना पड़ेगा मुद्रा में, ताकि वो उस मुद्रा को लेकर के अपने पास बैंकिंग व्यवस्था में जमा करेगा, जहां से एक तो मुद्रा अवसरवादी होता है, अवसर अच्छा होगा तो मुद्रा बढ़ेगा, जिससे एक तो राम को भी फायदा होगा, तथा भविष्य में अगर राम को कोई जरूरत हो तो आसानी से उस 4 क्विंटल जो उसके पास चावल का मुद्रा है उससे वो अपने जरूरतों को पूरा कर सकता है। अर्थात मुद्रा का उपयोग सिर्फ विनिमय में ही नहीं किया जाता है, मुद्रा का उपयोग बेसिकली संग्रह में, धन संग्रह में भी किया जाता है, जो कि यहां पे कहता है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के निम्नलिखित कार्य भी हैं, अर्थात विनिमय के अलावा भी इसके बहुत सारे कार्य हैं। देखिए क्या कार्य है। कहता है कि यहां पे कि मुद्रा के कार्य में कि जैसे ऊपर वर्णित मुद्रा का सर्वप्रथम भूमिका यह है कि यह विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करता है। सबसे प्रथम भूमिका क्या है? प्रथम भूमिका है कि विनिमय के माध्यम के रूप में काम करता है। वही बड़ी अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय अत्यंत कठिन कार्य है, क्योंकि उच्च कीमतों के कारण व्यक्तियों को अपने अधिक के विनिमय के लिए योग्य व्यक्तियों की तलाश करनी पड़ती है, जिसके लिए संभव नहीं है। मुद्रा सुविधाजनक लेखांकन की एक इकाई है। देखिए दूसरा इसका उपयोग क्या है, सुविधाजनक लेखांकन की एक उपाय है, एक इकाई है, अकाउंटिंग का एक बढ़िया सा ये यूनिट है। कैसे? जैसे मैंने कहा कि भाई राम के पास 4 क्विंटल चावल बच गया, तो हम क्या कहेंगे, राम के पास धन के रूप में 4 क्विंटल चावल है? कतई नहीं। हम कहेंगे राम के पास 4 क्विंटल चावल 1000 रुपये क्विंटल बेचा तो राम के पास 4000 रुपये है। तो आप यहां देखें कि जैसे रुपया का कन्वर्जन किए तुरंत वो अकाउंटिंग आसान हो गया। इसीलिए मुद्रा का उपयोग लेखा की इकाई के रूप में भी किया जाता है। सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मौद्रिक इकाई के रूप में अधिक किया जाता है। जब हम कहते हैं कि एक कलाई घड़ी का मूल्य 500 रुपया है, जब हम कहते हैं कि एक कलाई घड़ी का मूल्य कितना है, 500 रुपया है, तो आपका यहां पे क्या हो गया कि 500 बराबर एक घड़ी,
अर्थात आपके पास एक घड़ी है तो हम कह सकते हैं कि आपके पास कितने रुपया का धन है, 500 रुपए का धन है। नेक्स्ट, अगला कहता है, इसमें थोड़ा इसको जूम करते हैं ताकि आपको दिखाई दे पूरे। अगला कहता है इसमें कि इसका मतलब है कि कलाई घड़ी की विनिमय मुद्रा कितना है, 500 रुपए इकाई है। जहां मुद्रा की एक इकाई रुपया है, यदि एक पेंसिल की कीमत 2 रुपए है, एक पेंसिल की कीमत 2 रुपए है और एक कलम की कीमत 10 रुपया है, मतलब एक जो पेंसिल है इसकी कीमत कितनी है, 2 रुपया है और एक कलम की कीमत कितनी है, 10 रुपया है। तो हम कह सकते हैं कि 5 जो पेंसिल है वो एक कलम के बराबर है। क्या कहेंगे, एक कलम के बराबर है। तो अर्थात यहां पे आप देख रहे हैं कि कलम और पेंसिल के बीच में तुलना करने के लिए भी मुद्रा का उपयोग किया गया है। जो यहां कहा जाता है कि अतः सभी वस्तुओं को कीमतें मुद्रा के रूप में बढ़ती है। दूसरे शब्द में जिससे कीमत स्तर में सामान्य वृद्धि कहते हैं, तो मुद्रा का मूल्य किसी वस्तु के सापेक्ष घट जाता है, क्योंकि अब मुद्रा की एक इकाई कम वस्तुओं को खरीदेगी, इससे मुद्रा की क्रय शक्ति में ह्रास होती है। कहता है कि अगर मान लिया जाए कि वस्तु का मूल्य बढ़ गया, जैसे मान लेते हैं वस्तु का जो मूल्य है वो बढ़ गया। कैसे बताएं वस्तु का मूल्य बढ़ गया, एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो पहले एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य था 2 रुपया, ठीक है, मतलब हम 2 का सिक्का देते थे, हमें एक पेंसिल मिल जाता था। लेकिन अब स्थिति क्या हो गई, अब स्थिति यह है कि पेंसिल का जो मूल्य है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, पेंसिल का जो मूल्य है या 2 रुपए से बढ़कर 3 रुपया हो गया है। अर्थात अब अगर हमें पेंसिल खरीदना होगा तो हमें 2 के सिक्का के साथ साथ हमें 1 का सिक्का भी देना होगा, तभी जाकर के हमारे पास एक पेंसिल आएगा। जो कि पहले पेंसिल खरीदने के लिए सिर्फ हम 2 रुपए का एक सिक्का देते थे, जिससे हम आसानी से पेंसिल खरीद लेते थे। अर्थात वस्तु पेंसिल वही है, लेकिन पहले से अधिक हमें क्या देना पड़ रहा है, मुद्रा देना पड़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि मुद्रा का मूल्य पहले से घट गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब वस्तु का मूल्य, हम कह सकते हैं कि जब वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो मुद्रा का मूल्य घटता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वस्तु का मूल्य ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मुद्रा का मूल्य से। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं उसी चीज को कि अगर वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो मुद्रा का मूल्य घटेगा, और अगर वस्तु का मूल्य घटता है तो मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही वहां पे एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ है कि वस्तु का मूल्य बढ़ने पर मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है। क्रय शक्ति घट जाती है अर्थात उसका मूल्य घट जाता है। वही वस्तु की जब मूल्य घटती है तो मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मुद्रा का जो मूल्य है वो पहले से बढ़ जाती है। तो यही वहां पर यह कहा गया है। ठीक है, आगे कहता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की एक अन्य खामियां भी है। वस्तु विनिमय प्रणाली की अन्य खामियां क्या है कि भाई आप वस्तु को लंबे समय तक संग्रह करके नहीं रख सकते हैं। जो कि यहां पर कहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में किसी व्यक्ति की संपत्ति को आगे के लिए बनाए रखना कठिन है। जैसे आपके पास लकड़ी है, लकड़ी को आप 25 साल के बाद आप रखेंगे तो लकड़ी में डेप्रिसिएशन होगा, लकड़ी में गिरावट आएगी, क्योंकि उसमें हो सकता है कीड़ा लग जाए, हो सकता है रख रखाव में बहुत पैसा लग जाए। इसीलिए धन संग्रह के लिए ये जो वस्तु है उसे रखना कठिन है। मान लीजिए कि आपके पास चावल का एंडाउंटमेंट है, एंडाउंटमेंट मतलब आपके पास एक्स्ट्रा स्टॉक है जिसका आप आज ही पूर्ण रूपेण उपभोग नहीं करना चाहते हैं। आप चावल के इस अधिक स्टॉक को भविष्य में
दूसरी आवश्यकताओं, दूसरी वस्तुओं की प्राप्ति के लिए अथवा परिसंपत्ति के रूप में संचित रखना चाहते हैं, लेकिन चावल एक शीघ्रनाशी वस्तु है, चावल एक नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स है, जिससे आप एक निश्चित समय से अधिक दिनों तक संचित नहीं रख सकते हैं। साथ ही साथ संचित करेंगे भी तो आपको जगह की अधिक जरूरत पड़ेगी, खर्च अधिक आ जाएगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप अपने संचित चावल के बदले दूसरी जरूरत की वस्तु खरीदने चाहेंगे तो आपको बहुत समय और साधन दोनों में जरूरतमंद व्यक्तियों की खोज में लगाना पड़ेगा। और जब भविष्य में कभी आपको उस चावल से दूसरा वस्तु लेना होगा तो फिर खोजना पड़ेगा कि किस वस्तु को चावल की जरूरत है, किस व्यक्ति को चावल की जरूरत है, और क्या उस व्यक्ति के पास या अन्य व्यक्ति के पास वो सामान है जिसे हमें जरूरत है। अर्थात वस्तु को, कोई भी संपत्ति, कोई भी जो वस्तु है, कमोडिटी है, उसे आप धन के रूप में संग्रह नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, अतः मुद्रा व्यक्तियों के लिए मूल्य संचय का काम भी करती है। साथ ही साथ मुद्रा क्या करती है? मूल्य संचय का भी काम करती है, अर्थात किसी वस्तु के मूल्य को बरकरार रखने का काम भी करता है। जैसे मान लीजिए अभी 10 रुपए केजी चावल है, आप अभी चावल 10 रुपए बेच लिए, ठीक है, आपके पास 10 रुपए का नोट आ गया। अब उसको आप 20 साल भी निकालिएगा तो 10 रुपए का 10 रुपए नोट ऐसा ही रहेगा। लेकिन हो सकता है कि 20 साल तक अगर वो चावल रखते तो चावल निकालते तो वहां से भूसा निकलता, चावल नहीं निकलता, क्योंकि चावल को नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स है, वो शीघ्र नाशकारी वस्तु है, और शीघ्र नाश हो जाता तो वहां से आपको 0 रुपया मिलता। अर्थात हो सकता था कि रख रखाव में कुछ आपका ही पैसा चला जाता। अर्थात मुद्रा जो है वो मूल्य संचय का काम भी करता है। नेक्स्ट, कहता है कि भविष्य के लिए धन का संचय मुद्रा के रूप में किया जा सकता है, किंतु इस कार्य के कुशलतापूर्वक निष्पादन के लिए मुद्रा के मूल्य में पर्याप्त अस्थायित्व होना आवश्यक है। कीमतों का स्तर बढ़ते जाने से मुद्रा की क्रय शक्ति घटती जाती है। मैंने जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भाई अगर आप संचय करते हैं मुद्रा को तो उसका कीमत स्थिर होना जरूरी है, नहीं तो आगे चल करके हो सकता है कि मुद्रा आपके घर में रहे और उस मुद्रा का वैल्यू बहुत कम हो जाए। जैसे मान लिया जाए कि 1985 में किसी व्यक्ति ने 5 क्विंटल चावल बेचकर मान लेते हैं 50 रुपया क्या किया? जमा किया। ठीक है, आप उसको घरे में रखे रह गए, ठीक है, आपने उसको कोई बैंक निवेश नहीं किया, 50 रुपया रखे हुए हैं। 2020 में या 2024 में आप जब उस पैसा का उपयोग करेंगे तो उसे 1 केजी चावल खरीदाएगा। आपने बेचा कितना था? 5 क्विंटल, खरीदा कितना भी? 1 केजी। अर्थात मुद्रा का यहां पर वैल्यू गिर गई। क्यों? क्योंकि आपने मुद्रा के अवसर का उपयोग नहीं किया और आप मुद्रा को स्थिर रूप से संचित करके रखे। ऐसा तभी होता है जब मुद्रा की मूल्य में क्या हुआ? गिरावट हुआ। क्यों? क्योंकि वस्तु के मूल्य बढ़ते गए। 5 क्विंटल चावल बिका 50 रुपया में, 10 रुपए क्विंटल, और अभी 10 रुपए में आपको 250 ग्राम चावल मिल रहा है। अर्थात यहां पे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि चावल का मूल्य बढ़ गया, जिसके कारण मुद्रा का मूल्य घट गई। तो आपने जस्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया है कि जब वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो मुद्रा का मूल्य घटता है। क्यों? क्योंकि मुद्रा की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर रिड्यूस होती है, और जैसे ही परचेजिंग पावर रिड्यूस होगी उसकी मूल्य में गिरावट होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है परंतु ये संपत्तियां दूसरी वस्तु के रूप में आसानी से परिवर्तित नहीं भी हो सकती है और इनकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता नहीं होगी। साथ ही साथ कहता है कि अगर आप वस्तु रखते हैं तो हो सकता है कि सार्वभौमिक मतलब सभी के द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया जाए, इसीलिए हम उस वस्तु को मुद्रा में कन्वर्ट करके उस मुद्रा को ही अपने पास संचित रखते हैं। कहता है कुछ देशों ने एक ऐसी अर्थव्यवस्था की ओर चलने का प्रयास किया जिसमें नकदी का उपयोग कम और डिजिटल सौदे का उपयोग अधिक होता है। जैसे वर्तमान में देखिए हम डिजिटल करेंसी का उपयोग कर रहे हैं, नगद नहीं रख रहे हैं। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, इन सबों से हम अमेजॉन पे वगैरह से काम करना शुरू कर दिए। यह समाज एक ऐसी आर्थिक समाज का बोध कराता है जिसमें वित्तीय सौदे भौतिक बैंक नोट अथवा सिक्कों से संबंधित न होकर व्यवहार करने वाले पक्षों के बीच डिजिटल सूचनाओं से जुड़ते हैं।
अर्थात यहां पर किसी प्रकार की कोई भौतिक मतलब फिजिकल रूप में करेंसी ना दे करके एक कह सकते हैं कि इनविजिबल करेंसी के रूप में दिया जाता है, जिसे हम डिजिटल इकोनॉमी भी कहना शुरू कर दिए। भारत में सरकार लगातार अधिक वित्तीय समायोजन के विभिन्न सुधारों में विनियोग कर रही है। वित्तीय समायोजन क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। वित्तीय समायोजन मतलब वित्तीय व्यवस्था का सभी तक पहुंच हो, इसी को वित्तीय समायोजन कहते हैं। इसी को हम लोग वित्तीय समायोजन करते हैं। जैसे आप देखते हैं कि भारत सरकार जनधन खाता के तहत हर व्यक्ति को बैंक से जोड़ा है, ठीक है, मतलब वहां से वित्तीय सेवा उसको मिलेगा, फाइनेंशियल सर्विसेज वहां पे मिलेगी, तो यह वित्तीय समायोजन का एक भाग है। विगत कुछ वर्षों में जनधन खाता, यह धनजन लिखा गया, जनधन खाता, आधार आधारित भुगतान पद्धति, ई वॉलेट्स, नेशनल फाइनेंशियल स्विच आदि ने सरकार के डिजिटल होने के निश्चय को बल प्रदान किया है। जैसे अभी हम लोग देखते हैं ना, हम लोग जनधन खाता से जुड़े हैं, गरीब से गरीब लोग हैं, जीरो बैलेंस पे खाता खुलवा रहे हैं, जिससे क्या है जितने भी जो डायरेक्ट बेनिफिट है सरकार के द्वारा, जो प्रत्यक्ष लाभ है सरकार डायरेक्ट आपको दे रही है। फाइनेंशियल यहाँ पे इंक्लूजन हो रहा है, अर्थात यहाँ पे वित्तीय समायोजन हो रहा है। सरकार ई वॉलेट्स खोल रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉलेट जिसमें पैसा रखते हैं ऐड करके और उससे भी हम परचेजिंग करते हैं, उसका उपयोग किया है। सरकार नेशनल फाइनेंशियल स्विच भी NSW भी शुरू की है, जिससे वो जितने भी फाइनेंशियल कंपनी है वो ऑनलाइन आपको अब लोन देते हैं, आपको उनके ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। इवन आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी डिजिटली वेरीफाई किया जाता है, और ये दिखाता है कि भारत सरकार जो है वो डिजिटल क्षेत्र की ओर बल दे रहा है, जिसको ये निश्चित करती है। मोबाइल एवं स्मार्टफोन पूरे भारत में फैल जाने के कारण आज वित्तीय समायोजन को एक वास्तविक स्वप्न की भांति देखा जा रहा है। और आज आप देखिए कि हर व्यक्ति के पास फोन पे है, हम लोग रिक्शा वाले के पास भी है, फल वाले के पास भी जाते हैं, QR स्कैन करके पैसा देते हैं। पहले हमें भौतिक मुद्रा देना पड़ता था। तो यहां तक हमने देखा कि भाई मुद्रा का वास्तविक जरूरत क्या है, क्यों हम मुद्रा को विनिमय के अलावा अन्य रूप में भी यूज करते हैं। अब हमें अगले में पढ़ना है कि मुद्रा की मांग और पूर्ति, डिमांड ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आपको पता है कि मनी का डिमांड कब होगा? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगी। मनी का डिमांड तभी हम लोग करेंगे। सप्लाई भी कब होगा मनी का? जब मार्केट में डिमांड होगी मनी की। अर्थात यहां पर 100% मनी की डिमांड और सप्लाई, मनी की जो डिमांड एंड सप्लाई है ये फुल्ली डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। किस पे? रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ये फुल्ली डिपेंड करता है। तो इसको हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हमारे ऐप द स्टडी बाय वरुण पे एनसीईआरटी सीरीज को हम लोग लेकर के आए हैं, जो एक पेड कोर्स है, जिसकी बहुत ही मिनिमम चार्जेज है, जहां पे हम लोग प्रत्येक दिन ऑनलाइन होकर के लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू हम इन सारे के सारे टॉपिक को पढ़ेंगे। साथ ही साथ टॉपिक पढ़ने के बाद उस पर जो संभावित क्वेश्चन है, प्रश्न है, उन प्रश्नों को भी हम लोग साथ ही साथ सॉल्व करेंगे, ताकि आपके एग्जामिनेशन के लिए वो बहुत अधिक सहायक बन सके। थैंक यू।